अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी जो आपको बताने जा रहे हैं वो है जी पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने सूबे में उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने एक जलसा किया पेशावर में, लेकिन जलसे का वो हाल हो गया कि शायद पीटीआई की क़यादत ये सोची कि जलसा ना ही किया जाता तो बेहतर था। और वहां पर क़यादत कौन सी मौजूद थी? सबसे बड़ी क़यादत। और जो नीचे लोग मौजूद थे वो थे शदीद गुस्से में। उन्होंने वो काम कर दिए नीचे खड़े होकर कि ऊपर से क़यादत को ये सोचना पड़ रहा था कि अब निकल ही जाए तो बेहतर है। तो ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि पीटीआई के अपने कारकुनों ने पीटीआई के साथ, पीटीआई के सूबे में उनके साथ क्या किया। अब इमरान खान साहब को पूरी पार्टी ये समझाती रहेगी कि हमें जलसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और अगर हम अपने सूबे के अंदर जलसा करने में नाकाम हो गए तो ये हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। ये साबित हो जाएगा कि पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी फारग हो गई। लेकिन इमरान खान साहब की जिद थी कि हर सूरत जलसा होगा और पूरा खैबर पख्तूनख्वा बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से भी लोगों को लेकर आए, बल्कि कश्मीर से और बल्तिस्तान से भी लेके आए, ताकि पता चले कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। तो इमरान खान साहब जज्बाती होकर गलत फैसला कर बैठे हैं, क्योंकि अब जलसा पेशावर के अंदर भी कामयाब नहीं हो सका। बल्कि गंडापुर साहब ने तो ये तक कह दिया था, अगर आपको याद हो, कि 1 करोड़ लोग भी अगर मेरी पार्टी लेके आती है तो ले आए, मैं यहाँ पे उनकी खिदमत करूंगा, मैं उनका मेजबान होऊंगा। अच्छा। करोड़ तो क्या, वहां पे 10,000 बंदे जमा नहीं हुए। और ये एक अजीबोगरीब सी बात है कि पेशावर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीटीआई की हुकूमत हो, और वहां पे 10,000 बंदा भी इकट्ठा ना हो सके। और फिर उसके बाद जब गंडापुर साहब ने तकरीर शुरू की तो उसमें से 2-3 चीजें बड़ी हैरानकुन साबित हुई। एक तो लोगों ने जूते दिखाने शुरू कर दिए उनको, और लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर वो जूते चल रहे हैं जो उधर से गंडापुर साहब तकरीर कर रहे हैं और इस साइड से उनको जूते दिखाए जा रहे हैं। और उसके बारे में पार्टी का ये कहना है कि ये कुछ लोग थे, कारण में थे, और ये जानबूझ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस टाइप के लोग इकट्ठे किए ताकि उनकी फुटेज बनाई जा सके और पूरे पाकिस्तान में भेजा जा सके, भाई आपके जलसे के लोग थे यार। फुटेज मैंने देखी है, पूरे जलसे में लोग कर रहे थे। हाँ, पूरे जलसे में। अच्छा, ये आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बल्कि उनका क्लेम है कि एक कॉर्नर पे कुछ लोग बैठे हुए थे और उसका मकसद ये था कि जलसे को बदनाम किया जाए, जबकि लोग बड़े इनमहाक से बड़े गौर से, तवज्जो से सुन रहे थे, बड़े फोकस्ड होके। लेकिन ये पीटीआई का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं था। और वहां पे ये जो तौबा 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 जूतों का दिखा देना, वैसे अजीबोगरीब सी बात है। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के साथ भी एक मरतबा ऐसा हुआ था। भुट्टो साहब जब तकरीरें करते थे, बहुत ज्यादा जज्बाती होकर तकरीरें करते थे, तो वहां पे लोगों ने जूते दिखाने शुरू कर दिए। तो भुट्टो साहब ने उसको टर्न दिया, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है जूते बहुत महंगे हो गए, तुम फिक्र ना करो, अगले बजट में जूतों की कीमतें कम करते हैं। तो उन्होंने इतना, भुट्टो साहब ने उसको ट्विस्ट देके ना अपनी जान छुड़ाई थी। एक इसी तरह एक बंदा जो था ना, वो जलसे होते हैं ना, तो एक बंदा माँ की दवाई लेके घर जा रहा था, तो वो जलसे में फंस गया। अब वो जाहिर जो भी बंदा आता था तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उसे पकड़ के जलसे में खड़ा कर देती थी कि देखें जी यहाँ पे तो लाखों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बसों से उतार के ना, लोग बंदा रावलपिंडी जा रहे हैं, उसको उतार के बसों से वो जलसे में घुसा देते थे ताकि भुट्टो साहब को मुतमिन किया जा सके कि पूरी आवाम आपके साथ है, कायदे आवाम। तो वो एक बंदा जो था ना, वो दवाई लेके जा रहा था, उसकी माँ बीमार थी, तो दवाई उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, और उसके बाद वो जलसे में फंस गया। अब वो ना भुट्टो साहब को दवाई दिखा रहा था कि मैंने लेके जाना अपनी माँ को, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है। उधर से चीख रहा था कि भुट्टो साहब मेरी माँ बीमार है, मैं दवाई लेके जाने। भुट्टो साहब ने ओवर हेयर कर लिया, सुन लिया। अब सुन के उन्हें समझ नहीं आई कि क्या करें। उन्होंने कहा हाँ 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 मुझे पता है दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, मुझे पता है मेरे बच्चे, दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई हैं, और अगर भुट्टो जिंदा रहा तो दवाई सस्ती होगी इस मुल्क में, तो फिक्र ना करो। तो भुट्टो साहब ट्विस्ट देते थे, गंडापुर साहब ट्विस्ट नहीं दे सके इसको, बल्कि उन्हें चाहिए था कि मुझे पता है चप्पलें बहुत महंगी हो गई हैं, मैं इनकरीम इनको सस्ता कर दूंगा, और मेरा कायद जो है वो जेल के अंदर बैठ के बगैर चप्पल के नंगे पाँव फिर रहा है, और इसलिए फिर रहा है कि आप लोग जूते पहन सके। ट्विस्ट कर सकते थे, लेकिन गंडापुर साहब चप्पल तो ट्रेडमार्क भी है ना, कप्तान चप्पल इनकी अपनी है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ फिर अवाम ने बोतलें मारना शुरू कर दी, स्टेज के ऊपर बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, ये भी अजीब सी बात थी। और वहाँ पे पुलिस भी थी। फिर एक और हुल्लड़बाजी ये हुई कि खवातीन का जो पोर्शन था उसके अंदर लोग घुस के कुर्सियों के ऊपर काबिज हो गए, और पुलिस ने उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से धकेल के बाहर निकाला। अब ये पीटीआई के कारकुन इस मामले में बड़े बुरे हैं, ये हमेशा खवातीन के जो साइड होती है उसके अंदर घुस जाते हैं और बदतमीजी करते हैं। और यहाँ पे तो जब इस्लामाबाद के अंदर जलसे होते थे, धरने हो रहे थे, उस वक्त तो बहुत इस टाइप के इंसिडेंट हुए। पीटीआई जो थी वो कहती थी कि ये दूसरे पार्टियों के लोग हैं, ये हमारे दुश्मन है, और जानबूझ के यहाँ पे घुसे, पता चलता है भाई आपका अपना कारकुन है। तो ये इस मामले में फिर आपको पता है उस वक्त जलसों के अंदर बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखती थी खवातीन की साइड से, ताकि मर्द इधर से उधर ना घुस सके। पीटीआई को ये ऑब्सेशन है कि खवातीन जो है उनकी साइड पे जरूर जाना है। अच्छा साहब, आपको याद होगा 2 धरने इकट्ठे थे, एक साइड पे तारुल कादरी साहब थे और साथ ये थे, और दोनों में बड़ा क्लियर डिफरेंस था। इस साइड पे खवातीन बड़ी हैरेस की जाती थी, वो वाकई डरती थी, हमने खुद वो वाकया देखे थे। बहुत हमारी अपनी रिपोर्टर्स के साथ कितना बुरा। एग्जैक्टली। दूसरी साइड पे जो अच्छी बात मुझे लगी कि जो तारुल कादरी साहब के लोग थे, उनकी आप नजरिए से 10 दफा इख्तिलाफ करें, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन थे। उन्होंने खानों का बंदोबस्त किया हुआ था अपने वर्कर्स के लिए, रहने का बंदोबस्त किया हुआ था, वुजू का बंदोबस्त किया हुआ था, उनके नमाज के लिए उन्होंने प्रॉपर बंदोबस्त किया था, उनकी खवातीन बड़ी सेफ थी, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त प्रॉपर किया हुआ था, कोई और बंदा घुस ही नहीं सकता था। तो ये उनका कंटेनर बड़ा अच्छा था, वो जो है ना डॉक्टर साहब का, और वो एक मरतबा में गया, बड़े नहा धो के फ्रेश निकले, और वहाँ अंदर से भी तकरीर करते थे और ऊपर भी चढ़ के तकरीर करते थे। और उस वक्त ना उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे ऊपर टाइम खरीदा हुआ था, ये भी बड़ा मजेदार था। उनको पता होता था कि इस वक्त कहाँ पे, तो वो जब समा आता था तो समा टीवी वालों से मुखातब होते थे, जब डॉन आता था तो डॉन वालों से मुखातब होते थे उनको, क्योंकि पता था कि इस वक्त मेरा टाइम शुरू हो रहा है। बल्कि उनका एक सेक्रेटरी उनको बताता था कि डॉन का टाइम। मैं पीछे खड़ा था, मैं देख रहा था यार ये डॉन का टाइम क्या होता है, पता चला कि डॉन का टाइम खरीदा अपना। और जो इनका शुरू होता है, मीटर चालू होता है तो साथ ही वो शुरू कर देते हैं। पर एनी हो, अब उसके साथ
साथ साथ गंडापुर साहब ने कहा कि ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। भाई ऑपरेशन की इजाजत मांग कर रहा है आपसे, और आज भी वहां पे ऑपरेशन हुआ है, 17 लोग तो आज खवारिज वहां पे मारे गए। हाँ जी। और अब बड़ा दिलचस्प वहां पे सूरत ये है कि सिर्फ फौज नहीं है, वहां पे पुलिस भी उनके साथ है। तो पुलिस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंडर है, चीफ मिनिस्टर के अंडर है। तो अगर चीफ मिनिस्टर ने वहां पे ऑपरेशन रोकना है तो पुलिस वापस ले ले अपने। अब तो पुलिस साथ जा रही है, और कल जहां पे ऑपरेशन हुआ तो वहां पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे, फौज जिंदाबाद के नारे लगे, लोगों ने जश्न मनाया। तो ये अजीब सी बात है। साथ उन्होंने कहा अफगानिस्तान से बात करें। भाई अफगानिस्तान से बात क्या करनी है, वो रोज लोग भेज रहे हैं यहाँ आपको मारने के लिए, आपके लोग मर रहे हैं। अभी आगे चल के हम बताएंगे कि कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। तो बात आपने किससे करनी है? अब तो ईरान बात नहीं कर रहा, चाइना बात नहीं कर रहा उनसे, पाकिस्तान एज ए कौम उनसे बात नहीं कर रहा। एक और एंटर हुआ है, आगे चल के हम बताएंगे कि एक और मुल्क भी एंटर हो गया, वो बात नहीं कर रहे, तो हमने बात करनी है। बिल्कुल सही। आपने अगर कंप्लीट आपको लगता है कि इसमें मजीद कोई डिटेल नहीं है तो अगली स्टोरी को इसी से लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारे पास है, नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि पाकिस्तान, चीन और ईरान तो ऑलरेडी तंग थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान इस इलाके का सब बिगड़ा हुआ बच्चा है जो किसी की बात नहीं सुनता। सही कहते हैं ना, जिद्दी किस्म का और बदतमीज किस्म का कोई अगर बच्चा हो सकता है तो वही स्टेटस आप उसे दे सकते हैं। उसने तबाही फेर के रखी हुई अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक की, स्पेशली ईरान की और पाकिस्तान की, दोनों मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। ईरान पे भी अटैक हुआ तो पता चला जो गद्दार जो थे वो ज्यादातर अफगान शहरी निकले। पाकिस्तान के अंदर हमला होता है तो पता चलता है 70% अफगान शहरी यहां आकर दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं। तो अब एक और बहुत बड़ी सुपर पावर जो है वो दाखिल हो गई है पूरी गेम के अंदर, और लगता है कि सिर्फ अमेरिका नहीं है जो बैंड बजाने लगा है अभी आके अफगानिस्तान की, उसके साथ एक और भी सुपर पावर जुड़ने लगी है। डिटेल से स्टोरी बताते हैं कि यह है क्या। अब देखें, ये जो जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था उसके अंदर एक साइड लाइन मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में पहली मरतबा रशिया एंटर हुआ, रूस, और ये कॉल भी रूस ने की थी। उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे। फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुआ, ये ध्यान में रखें, और इनको होस्ट किया था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। और ये साइड लाइन मीटिंग हुई है, और हाई जो होती है ना प्रोफाइल, वो मीटिंग हुई है, हाईएस्ट लेवल से मीटिंग हुई है। तो उस मीटिंग के अंदर रशिया ने ये सवाल उठाया कि ये अफगानिस्तान कर क्या रहा है, और उसने अफगानिस्तान को ये नोटिस जारी किया है कि आप ये दहशतगर्दी की जड़ें खत्म करें, और आपकी वजह से पूरा खिता जो है उसकी सलामती दाव पे लगी हुई है। तो रशिया की जो एंट्री है वो बड़ी जबरदस्त है और बड़ी दिलचस्प है इसमें। और अलबत्ता साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने $7 बिलियन इनके देने, क्योंकि इनके असासे अफगानिस्तान के जब्त किए हुए थे अमेरिका ने, वो इनको दें ताकि ये दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकें और अपने मामला चला सकें। ये वैसे क्योंकि सिर्फ बयान की हद तक ही है, ये इनके कहने पे तो अमेरिका ने कोई पैसा रिलीज नहीं करना, लेकिन रशिया का आना, एंटर होना और अफगानिस्तान के साथ बात करनी, अफगानिस्तान को धमकी देना, अफगानिस्तान को नोटिस जारी करना, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और आने वाले दिनों में इसका कोई ना कोई नतीजा आपको निकलता हुआ नजर आएगा। और रशिया ज़ाहिर है इस पूरे इलाके को, अफगानिस्तान को बड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो सिर्फ उसने यहाँ पे जंग नहीं लड़ी, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी जड़ें बड़ी पुरानी है। 50-60 साल तो वो रशिया किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पर रहा है। तो उसकी एंट्री जो है वो, उसके नतीजे बड़े खौफनाक होंगे अफगानिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। शोएब साहब, ये चारों ने मिलकर बड़ा सख्त किस्म का एलामिया जारी किया, उसे तंबीह की है अफगानिस्तान को, और साथ ये जो $7 अरब की बात कर रहे हैं, क्या मतलब वैसे तो ठीक लगता है उनके पैसे मिलने चाहिए, लेकिन इन्हें दें ताकि ये और हथियार खरीद के और लोगों को देखो, उनको दुनिया तस्लीम करेगी तो तभी देंगे ना पैसे। अभी तो दुनिया मान ही रही है अफगानिस्तान को, जिन मुल्कों ने माना हुआ है उनके अंदर दहशतगर्द भेज रहे हैं। ठीक है, चलें। स्टोरी हमें डिस्कस करनी थी क्रिकेट की, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी रेलेवेंस में एक और स्टोरी बन रही है, वो भी आपको इसी में बता देते हैं ताकि आपको इशू को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। केपीके के अंदर जी जो दहशतगर्दी हो रही है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पहले तो ये पैसे आते थे मुख्तलिफ जरियों से। जब सख्ती होनी शुरू हुई तो बैंकिंग चैनल्स को बंद करके कोशिश की गई, कभी कैश में कोई डीलिंग करवाई गई, और उसके बाद फिर ऐसे लगा कि भाई ये भी मुमकिन नहीं रहा, पाकिस्तान ने पैसों पे बहुत सख्ती शुरू कर दी है। तो अब इन्होंने एक नया हथियार बना लिया। वो नया हथियार पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। ऑल्दो कि पाकिस्तान इसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, और हो सकता है कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान इसी चीज में इस साउथ एशिया का किंग भी होगा, लेकिन यही हथियार अभी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये कौन सा हथियार है, डिटेल से स्टोरी आपको बता। ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, क्रिप्टो करेंसी। और उसके लिए एक जो इंसिडेंट हुआ था चमकनी के अंदर, 11 मई को एक खुदकुश हमला हुआ, और जो खुदकुश हमलावर है उसका नाम इमरान गुलेफ है। क्या खुदकुश हमला हुआ है, नाम इमरान यार इस तरह क्या कर यार, सारे इमरान एक जैसे नहीं होते। इमरान गुलेफ, इसके अंदर तंज है यार, वैसे ऑनेस्टली सही बात है, बुरा लगता है यार। अच्छा, मुझे लगा इमरान गोल्ड लीफ कह रहे हैं, वो गुलेफ है, 22 साल उसकी उम्र है, और ये 24 अप्रैल को इस्लामाबाद आया था, गैर मुल्की है, दूसरे मुल्क से यहाँ पे आया हुआ है। गुलेफ है, इसका मतलब ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान या फिर उसका रशियन साइड से होगा। ठीक है। तो उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा, इसके साथ 4 और साथी थे। 2 दिन ये इस्लामाबाद में रहा, उसके बाद ये लाहौर चला गया। लाहौर में फिर इसकी कुछ एक्टिविटी रही, फिर उसके बाद ये चमकनी की तरफ गया, और फिर वहाँ पे 11 मई को इसको इंटरसेप्ट किया जो हमारे इदारे हैं उन्होंने, और वहाँ पे इसने खुदकुश हमला कर दिया, वहीं पे ये ब्लास्ट हो गया। जब इसकी डिटेल्स निकाली गई तो इसका पासपोर्ट निकल आया, इस्लामाबाद के ऊपर एंट्री निकल आई इसकी, और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों के पास ही रहता रहा वो फिर ट्रेस कर लिया गया।